नमस्कार साथियों, मैं रवश कुमार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं जिसने देश के लाखों परिवारों की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। यह सिर्फ एक पेंशन योजना का विषय नहीं है, बल्कि उन बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा सवाल है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और मेहनत में लगा दिया। हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना की, जिसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ संचालित करता है। देश में लगभग 70 लाख से अधिक पेंशन भोगी ऐसे हैं जो वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कई लोगों को मात्र 1,000 रुपए मासिक पेंशन मिल रही है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के खर्च, बिजली पानी के बिल और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच यह राशि नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। हाल के दिनों में दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस विषय को लेकर हलचल तेज हुई है। पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों ने कई बार सरकार से मुलाकात की और अपनी मांगें स्पष्ट रूप से रखी। इन प्रतिनिधियों में प्रमुख नाम कमांडर अशोक रावत का भी रहा है, जिन्होंने लगातार यह मुद्दा उठाया कि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त पेंशन मिलनी ही चाहिए। जंतर मंतर से लेकर विभिन्न राज्यों तक शांतिपूर्ण आंदोलनों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस निर्णय चाहिए। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने इस विषय पर गंभीर विचार विमर्श किया है। कहा जा रहा है कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के स्तर पर कई दौर की बैठकों में इस प्रस्ताव के वित्तीय प्रभाव का आकलन किया गया। यह भी चर्चा है कि यदि 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन लागू की जाती है, तो इससे सरकारी व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हालांकि समर्थकों का तर्क है कि यह व्यय नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा में निवेश है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र के दौरान इस विषय पर कोई महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर होगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक राजपत्र में कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करना आवश्यक है। जब तक कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी सूचना को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को तीन मुख्य पहलुओं में समझा जा रहा है। पहला, न्यूनतम पेंशन राशि को सीधे 7,500 रुपए तक बढ़ाना। इसका सीधा लाभ उन पेंशन भोगियों को मिलेगा जिन्हें अभी मात्र 1,000 रुपए या उससे थोड़ी अधिक राशि मिल रही है। यदि यह लागू होता है तो उनके मासिक आय में बड़ा बदलाव आएगा, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी कर सकेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है महंगाई भत्ता यानी डीए। अभी तक ईपीएस 95 पेंशन योजना में महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं था। यदि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह पेंशन भोगियों को भी डीए देने का निर्णय लेती है, तो पेंशन राशि समय समय पर महंगाई दर के अनुसार समायोजित होती रहेगी। इससे पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहेगी और बुजुर्गों को राहत मिलेगी। तीसरा पहलू स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा है। चर्चा यह भी है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। आयुष्मान भारत के तहत पात्र लाभार्थियों को निर्धारित अस्पतालों में मुफ्त या कम लागत पर इलाज की सुविधा मिलती है। यदि पेंशन भोगियों को इस योजना का व्यापक लाभ मिलता है, तो चिकित्सा खर्च का बोझ काफी हद तक कम हो सकता है। इन संभावनाओं के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह लाभ सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को समान रूप से मिलेगा या कुछ शर्तें लागू होंगी। पात्रता की नई परिभाषा तय की जा सकती है या नहीं, इस पर भी चर्चा जारी है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार आय, सेवा अवधि या अन्य मानकों के आधार पर श्रेणियां तय कर सकती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह विषय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्गों के सम्मान का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार पर यह दबाव है कि वह पेंशन भोगियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर स्पष्ट रुख अपनाए। यदि सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो इसे सामाजिक कल्याण के बड़े कदम के रूप में देखा जाएगा। हालांकि
कुछ विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि वित्तीय संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले उसके दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन किया जाता है। इसलिए अंतिम निर्णय चाहे जो भी हो, वह विस्तृत गणना और नीति निर्माण प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। पेंशन भोगियों के बीच उम्मीद और सतर्कता दोनों का माहौल है। कई लोग आशान्वित हैं कि इस बार वर्षों का इंतजार खत्म होगा, जबकि कुछ लोग तब तक विश्वास करने को तैयार नहीं हैं जब तक उनके बैंक खाते में बढ़ी हुई राशि दिखाई न दे। यही कारण है कि पेंशन संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे आधिकारिक घोषणा और लिखित आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण पहलू एरियर यानी बकाया भुगतान का है। यदि पेंशन बढ़ोतरी पूर्व प्रभाव से लागू की जाती है तो पेंशन भोगियों को पिछली अवधि का अंतर भी मिल सकता है। हालांकि यह पूरी तरह नीति निर्णय पर निर्भर करेगा। अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि बुजुर्गों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को केंद्र में रखा जाए। 1,000 रुपए की पेंशन पर जीवन यापन करना आज के समय में अत्यंत कठिन है। दवाइयों की कीमतें, किराना खर्च, परिवहन और अन्य आवश्यकताएं लगातार महंगी हो रही हैं। ऐसे में पेंशन बढ़ोतरी की मांग केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टि से भी उचित मानी जा रही है। सरकार के भीतर चल रही चर्चाओं और संभावित घोषणाओं के बीच यह स्पष्ट है कि आने वाले दिन निर्णायक हो सकते हैं। बजट भाषण के दौरान यदि इस विषय का उल्लेख होता है तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। तब तक संयम और तथ्यात्मक जानकारी पर भरोसा बनाए रखना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने और महंगाई भत्ता जोड़ने का निर्णय आधिकारिक रूप से घोषित हो जाता है, तो आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है? किसी भी नीति परिवर्तन के बाद सबसे पहले संबंधित मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। इसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्तृत दिशा निर्देश भेजता है, ताकि नई दरों के अनुसार गणना और भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा सके। यदि सरकार यह तय करती है कि नई पेंशन 1 फरवरी या किसी निर्धारित तिथि से लागू होगी, तो उसी आधार पर भुगतान की गणना की जाएगी। आमतौर पर पेंशन हर महीने की शुरुआत में सीधे बैंक खातों में जमा की जाती है। इसलिए घोषणा के बाद तकनीकी समायोजन, सॉफ्टवेयर अपडेट और डेटा सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं में कुछ समय लग सकता है। यह समझना जरूरी है कि निर्णय के बाद भी कार्यान्वयन एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। महंगाई भत्ते के संदर्भ में यदि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान सूत्र लागू किया जाता है, तो पेंशन राशि समय समय पर संशोधित होती रहेगी। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की दरों की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है। यदि वही प्रणाली पेंशन भोगियों पर लागू होती है, तो भविष्य में पेंशन स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि महंगाई के अनुसार बढ़ती रहेगी। इससे लंबे समय में आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो सकती है। स्वास्थ्य सुरक्षा के विषय में यदि पेंशन भोगियों को आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत किया जाता है, तो उन्हें पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है। हालांकि इसके लिए पात्रता सत्यापन, कार्ड जारी करने या डिजिटल पंजीकरण जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ सकती हैं। इसलिए पेंशन भोगियों को आधिकारिक सूचना के बाद अपने दस्तावेज अद्यतन रखने की सलाह दी जाती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न एरियर का है। यदि सरकार बढ़ी हुई पेंशन को पूर्व प्रभाव से लागू करती है, तो अंतर की राशि की गणना अलग से की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि 2 वर्ष का अंतर बनता है, तो प्रत्येक माह की पुरानी और नई पेंशन के बीच का फर्क जोड़कर कुल राशि निर्धारित की जाएगी। यह भुगतान एकमुश्त या किस्तों में किया जा सकता है। हालांकि यह पूरी तरह नीति पर निर्भर करेगा और आधिकारिक आदेश के बिना किसी अनुमान पर भरोसा करना उचित नहीं होगा। पेंशन संगठनों की भूमिका भी आगे महत्वपूर्ण रहेगी। प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि घोषित प्रावधान जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू हों। यदि किसी पेंशन भोगी को संशोधित राशि समय पर प्राप्त नहीं होती है, तो वह अपने क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
राजनीतिक दृष्टि से भी यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभाव सीधे परिवारों तक पहुंचता है। यदि सरकार सकारात्मक कदम उठाती है, तो इसे बुजुर्गों के सम्मान और कल्याण की दिशा में एक बड़ा निर्णय माना जाएगा। वहीं यदि घोषणा में देरी होती है या प्रस्ताव सीमित रूप में लागू होता है, तो पेंशन संगठनों द्वारा आगे की रणनीति तय की जा सकती है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय के साथ दीर्घकालिक स्थिरता का प्रश्न जुड़ा होता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि भविष्य में भी पेंशन भुगतान नियमित और सतत रूप से हो सके। इसलिए संभावित सुधारों के साथ फंडिंग संरचना, अंशदान और वित्तीय संतुलन पर भी विचार किया जा रहा होगा। पेंशन भोगियों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर कई प्रकार की सूचनाएं और दस्तावेज साझा किए जाते हैं, जिनमें से सभी प्रमाणित नहीं होते। किसी भी निर्णय की पुष्टि राजपत्र अधिसूचना, मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति या ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट से ही मानी जानी चाहिए। यदि बजट भाषण या किसी सरकारी वक्तव्य में पेंशन बढ़ोतरी का स्पष्ट उल्लेख होता है, तो उसके बाद विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उस समय पेंशन भोगियों को अपने बैंक खाते, आधार विवरण और केवाईसी स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि भुगतान में कोई तकनीकी बाधा न आए। अंततः यह विषय केवल राशि का नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का है। जिन लोगों ने दशकों तक संगठित क्षेत्र में काम किया और ईपीएस 95 के तहत अंशदान दिया, वे अपने योगदान के अनुरूप सुरक्षित वृद्धावस्था की अपेक्षा रखते हैं। 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे कदम उनके जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक धैर्य और जागरूकता दोनों आवश्यक है। यदि निर्णय सकारात्मक दिशा में आता है, तो यह लाखों परिवारों के लिए राहत का कारण बनेगा। और यदि प्रक्रिया में समय लगता है, तो भी संगठित और शांतिपूर्ण प्रयासों के माध्यम से अपनी बात रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है।